दोस्तों आगे वीडियो में आप इमरान प्रतापगढ़ी को गोदी मीडिया की बोलती बंद करते हुए देखेंगे और इसके साथ ही अपने शायरी से गोदी एंकर की इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा ऐसा धुलाई आपको देखने के लिए मिलेगा। गोदी एंकर इमरान प्रतापगढ़ी के सामने बार बार राहुल गांधी और विपक्ष की कमतर दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने जिस जोश में गोदी एंकर को जवाब दिया है वह आपको देखकर बहुत मजा आने वाला है। सरकार को इतना एक्सपोज किया है कि वहां बैठी जनता भी खूब तालियां बजाकर उनका जोरदार समर्थन किया। दोस्तों वीडियो बेहद शानदार है, इसलिए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी ने जिस तरह पूरी गोदी मीडिया को और सरकार को एक्सपोज किया है, धोया है, आप भी घर पे खुद तालियां बजाने से रोक नहीं पाओगे। और इस वीडियो के अंत तक देखें। कितना बचा है और कितना सियासतदां हो गए हैं इमरान प्रतापगढ़ी? पूरा मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायर और सियासतदां कितना हो जाएं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे अंदर का इंसान कितना बचा हुआ है, मैं उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और संवेदना के स्तर पर मुझे लगता है कि मैं कभी तन्हाई में बैठता हूं तो खुद से आंख मिलाता हूं, तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, अभी उतना ख़राब नहीं हुआ हूं और कोशिश करूंगा कि कभी उतना ख़राब ना हो, ये आवाम से भी वादा करता हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब तक शायर आईना में देखने के लायक रहे तब तक वो रहता है शायर, इसलिए आपके अंदर शायर तो जिंदा है। शायर समाज का आईना होता है। 33 रैलियां आपने की है महाराष्ट्र में। हाँ, 33 महाराष्ट्र में 33 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, रोड शो किए। झारखंड में 11 रैलियां की। झारखंड 13, झारखंड 11 जी। और जाके बोलते कैसे हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं लोगों से? मतलब एक शायर वहां खड़ा होता है या पॉलिटिशियन खड़ा होता है, कनेक्ट करना जनता से, ये हुनर क्या है? मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। लोग मुझे सुनने आते हैं, देखने नहीं। फिल्म स्टार्स आते हैं किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में तो लोग उनको देखने आते हैं, उनके डायलॉग सुनना है उनको। मेरे साथ यह है कि जो आवाम आती है मुझे सुनने, वो लाई हुई भीड़ नहीं होती, आई हुई भीड़ होती है। तो मुझे कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। मैं उससे बात करता हूं और उसके मुद्दों पर बात करता हूं, शायरी के लहजे में बात करता हूं, तो उसे अच्छा लगता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती कनेक्ट करने में, मुझे अच्छा लगता है। ये जुल्म हो किस पर रहा है? समाज में हाशिए पर मौजूद हर इंसान पर, वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और सिस्टम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, आज भी कर रहा है। और उससे एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कलमकारों की। कलमकार जो है वो सत्ता का अस्थाई विपक्ष है। हमारी जिम्मेदारी है कि जब मैं शायर बन के बोलूं तो फिर हाकिम से आंख मिला के बात करनी है, वो कोई भी हो, वो हमारा अपना हाकिम क्यों ना हो, तब मैं उससे भी आंख मिला करके बात करके बोलूँगा। जब मैं 2010, 2011, 2012, 14 में शेर लिख रहा था, नज़में लिख रहा था, जो नज़्म मेरे इंट्रोडक्शन में उन्होंने सुनाई कि माँ हम भी तेरे बेटे हैं, वो मैंने 2011 में लिखी थी। मैंने मदरसे की नज़्म 2012 में लिखी। उसके बाद हालात जैसे जैसे बदलते गए, मैंने कोशिश की कि मैं अपने कलम के साथ इंसाफ करता रहूँ। सिस्टम जुल्म करता है, इन दिनों थोड़ा बढ़ गया है, आप लोगों ने दिखाना कम कर दिया है, तो हमें और ज़ोर से बावाज़े बुलंद बोलना पड़ता है। बस इतनी सी बात है। लेकिन चूंकि आपने ये चर्चा छेड़ी है, तो आप क्या दोहरा जीवन जी रहे हैं? क्या इमरान को, खुद एक शायर को, एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज़ मैग्नीफाई हो? कई शायर ऐसे हैं जो आज भी ये मानते हैं कि हमें पार्टी और सियासत से कुछ नहीं लेना देना, और उनकी कलम में क्या कम ताकत है? पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही हैं। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहाँ। मैं एक पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ, हम किसी संस्थान के साथ काम करते हैं, संस्थान हमें सम्मान देता है, हम संस्थान की विचारधारा के साथ सहमत होते हैं, तब तक साथ चलते हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि संस्थान हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, हमारी शर्तों को नहीं मान रहा है, उस दिन ये हो सकता है मेरा अपना जो उसूल है कि मैं पार्टी तो नहीं बदलूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। हमारी अपनी एक दुनिया है। क्या राजनीति में आना जरूरी हो गया था इमरान? बिल्कुल जरूरी हो गया। बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो मानते हैं कि अपनी कलम को आजाद रखना किसी भी एक पार्टी की विचारधारा से उनकी पूरी जिंदगी का लक्ष्य होता है। नहीं, देखिए, आप जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में अगर आप ये कह रहे हैं कि आप तटस्थ हैं,
तो आप सबसे बड़ी सियासत कर रहे हैं। यह कहना कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, यह सबसे बड़ी सियासत है। जो भी ये कह रहा है वो सबसे बड़ी सियासत कर रहा है। वो अपने आप को सबका रखना चाहता है, और मेरा अपना मानना है कि या तो इधर खड़े हो जाओ या तो उधर खड़े हो जाओ। आज का दौर ऐसा है कि आप सिर्फ जुल्म को बुरा मत कहो, जालिम को बुरा मत कहो, जो अच्छा है उसका साथ भी दो। हम सिर्फ फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पे पोस्ट कर देते हैं, ये मामला हुआ, ये बड़ा गलत हुआ। जिसके साथ गलत हुआ उसके साथ खड़ा कौन होगा? अगर सारे लोग एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपनी जिम्मेदारी से अलग हट जाएंगे तो मुझे लगता है कि साथ देने वालों की कमी आ गई। पहले होता था, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते थे, आंदोलन होते थे, हुकूमतें झुकती थीं। अब क्या है कि हमने फेसबुक पे एक पोस्ट लिख दिया, ट्विटर पे एक ट्वीट कर दिया, हमें लगता है हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। नहीं, हमें सड़क पर भी उनका साथ देना है। और अगर मैं संसद में भी गया हूं तो मैंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बच्चों की फीस वृद्धि के खिलाफ संसद में जो पहली स्पीच की मैंने वो वहां पे की। मैं वहां पर हिंदू मुसलमान बन के नहीं गया, मैं वहां एक युवा बन के गया हूं, और मैं लगातार जिस पर भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बोल रहा हूं। एक पुरानी आपकी शायरी है जो लोग बहुत वायरल कर रहे हैं, उसकी 2 लाइनें आपको सुनाकर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। इलाहाबाद वालों मेरी बात याद रखना, तुम कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। बड़ा पुराना सवाल है और बड़ी पुरानी कविता है ये। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, फ्री स्टाइल मतलब गांव से आया था। वो शाहिद का एक शेर है कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूँ मैं, क्या करूँ मजबूरियाँ हैं गांव से आया हूँ मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूँ तेरा ज़र्फ़, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूँ मैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया पढ़ने के लिए, किसी धन्ना सेठ की औलाद नहीं था, राजनीतिक परिवार नहीं था, ख़ानदान में कोई शायर नहीं था, तो मुझे तो मंच चाहिए थे। जो भी मंच मिलता था उस पर चढ़ता था, अपनी प्रतिभा दिखाता था, पेमेंट लेता था, घर जाता था। एक वक्त आने के बाद आपको समझ में आता है कि आपकी वैचारिकी क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, आपको किन मुद्दों पे लड़ना है। अच्छा, कवि सम्मेलन और मंचों के एक उसूल हैं, आप मंच समझती हैं। यहाँ आने पे आपने 2-4 जुमले बोले, उसके बाद लोग कनेक्ट हुए ना, वरना लोग तो संगीत के असर में थे। तो हम जब मंच पे आते थे तो लोग मुख्य अतिथि के असर में हैं, तो हमने मुख्य अतिथि के लिए 4 पंक्तियां सुनाई, उसके बाद फिर वो सुनाया जो हमें सुनाना था। अच्छा, ये वही था। तो समा बांधते थे आप? हाँ, इसको समा बांधना ही कह सकते हैं। भीड़ को अपने से जोड़ने के लिए आपको चला वो तीर जो बेहतर तेरी जबान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है। तो हमारी आंख में तो जादू नहीं है, लेकिन जबान में जादू जगाने के लिए ये सारे तिकड़म अपनाने पड़ते थे। क्या बात है, आपने खुद ही कह दिया तिकड़म अपनाने पड़ते थे। सच्चाई भी शायद शायर की सबसे बड़ी ताकत होती है, अगर पूरी जिंदगी वो उसको किसी पार्टी में रहते हुए भी संभाल कर रख सके। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये आवाम से वादा है मेरा। मैं मानती हूँ कि कई लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ इसलिए अब आते हैं क्योंकि उनको ब्लड हंटिंग किसी की करनी होती है। मतलब हम कहते हैं कि सड़क पे लिंचिंग ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग किस्म की लिंचिंग होती है लोगों की, और सिर्फ उनकी विचारधारा की वजह से। बीच का रास्ता क्या हो सकता है एक शायर की नजर से? सबसे पहली बात तो मैं अपनी नई नस्लों से एक बात कहूंगा, सोशल मीडिया आपकी बात पहुंचाने का एक जरिया भर है, बहस का प्लेटफॉर्म नहीं है। वहां बहस मत करिए। आपको ट्वीट करना है, आपको फेसबुक पे कुछ लिखना है, इंस्टा पे कुछ लिखना है, लिख दीजिए, डाल दीजिए, अपनी बात पहुंचा दीजिए, उस पर रिप्लाई करने मत जाइए। कमेंट पढ़ने की जबरदस्ती कोशिश मत करिए, और पढ़िए भी तो किसी को रिप्लाई मत करिए। आप रिप्लाई करेंगे और आप सोचेंगे कि सामने वाला आपसे सहमत हो जाए, तो वो तो ऑलरेडी उसका तो काम है ना, वो एक पूरी पेड टीम बैठी है। तो ऐसे में उससे बहस मत करिए, लड़िए मत, अपनी बात रख दीजिए, तो शायद बचे रहेंगे। वरना हम सबको झेलना पड़ता है, और बहुत सारे लोगों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। हम लोग तो ऐसी दुनिया से आए हैं गांव में कि अगर आपके खिलाफ आपके अच्छे अच्छे जो पोस्ट हैं उस पर जो कमेंट आते हैं उसको अगर मतलब माँ और पिताजी पढ़ लें तो शायद आपका सोशल मीडिया छुड़वा दें कि बंद करो ये सब, ये क्या तमाशा है। लेकिन आपको जीना भी है, मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं, तो सोशल मीडिया का सहारा भी लेना है। तो ऐसे में हमारे पास माध्यम क्या है? हमें लोगों के पास जाने के लिए एक तो मंच है, दूसरा वो वाला प्रपंच है, तो उससे निपटना ही है। तो आप कैसे पार पा सकते हैं? वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे हैं, बताइए, यही सुंदरता है। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। यहाँ पे बैठे हैं, मंच हमारा है,
और फिर भी शिकायत कर रहे हैं कि हम इनको दिखाते कोई नहीं हैं। शिकायत नहीं कर रहा हूँ। हम लोगों के बीच में बहुत सामान्य बातचीत हो रही है, तो आपको सामान्य तरीके से ही मैं बात कह रहा हूँ। मैं जब मीडिया की बात करूं तो देखिए, मैं कलम का आदमी हूं, तो जाहिर सी बात है मेरी शिकायत भी अपने परिवार के लोगों से ज्यादा होगी। पर साहित्यकार हमारी भी तो शिकायत है, आजाद रहते हैं, देते अपनी कलम को, क्या धार थी। अब ऐसा लगता है आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू करिए। बिल्कुल वही कर रहे हैं, हम लोग वही कर रहे हैं, और इसीलिए आप भी मजबूर होते हैं इस मंच पर आने के लिए। देखिए, आप भी मजबूर होते हैं, क्योंकि आज तक जैसा मंच है नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप भी जानते हैं आज तक जैसा मंच है नहीं। मैं महाराष्ट्र गई, शरद पवार से लेकर नाना पटोले ने मुझे इंटरव्यू दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको पता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी और सर्वश्रेष्ठता पूरी दुनिया में धमक रखती है, और वो किसी एक व्यक्ति के बोलने से ना तो ऊपर चढ़ती है ना गिरती है। कुछ चीजें स्थायी होती हैं। तभी आप भी आए हैं, आपके कुछ प्रशंसक आगे की कतारों में बैठे हैं, वो भी इसीलिए आए हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर से जो हम वीडियो एडिट कर करके डालेंगे वो वायरल होगा। अंजना जी देखिए, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है। मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। आज तक बहुत अच्छा संस्थान है, मैं किसी एक संस्थान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। तो बाकियों का भड़ास यहाँ मत निकालिए। हम यहाँ अगर आए हैं ना, तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। बिल्कुल, हमारे मेहमान हैं आप। हमने कितने सांचों में ढल के आए हैं, कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। तो हमें तो बुलाया गया, हमें तो बुलाया गया है। और मैं आने और बुलाने के इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि नेता, देखिए, मैं बात पूरी कर लूं उसके बाद, देखिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, मैं आपकी बात का जवाब भी दूंगा। सिफारिश पर मैं भी तो एक कविता सुनाऊंगा। मैं आपके लिए ना, आप सुनिए, नहीं, मैं आपकी कविता बाद में सुनूंगा। का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। वाह, याद रखिएगा। तो कविता पूरी हो गई। अब मैं बात जो कह रहा था कि यहां बुलाने और आने का सवाल नहीं है। नेता और मीडिया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं। बिना हमारे आपका भी वजूद नहीं है और बिना आपके हमारा भी वजूद नहीं है। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को उसी रूप में कबूल करें। हम आपस में लड़े नहीं। तो हमें बुलाया गया, तब हम आए। फिलहाल बिल्कुल, आपकी कविता बहुत अच्छी थी, सिर आंखों पर आपकी कविता बहुत अच्छी थी, लेकिन नो डाउट आज तक बहुत शानदार कर रहा है, और ये कल तक बहुत शानदार करता रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, यही तो है कि आग भी जब प्रशंसा करने लगे, या पानी, व्हाटएवर यू चूज। नहीं, मैं प्रशंसा करूंगा, पर आग और पानी के बीच में समझौता होना भी नहीं चाहिए। मैं आपकी पत्रकारिता की प्रशंसा करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप अच्छी पत्रकारिता करती हैं, और हम सब युवा हुए हैं आपको देख देख करके, आपको सुन सुन करके। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे देख देख कर आप जैसे लोग जवान हो गए। हम एक वक्त शायर में भी बने और फिर नेता भी बन गए। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो हमें मतलब कुछ चंद लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, जिनकी पत्रकारिता सुन रहे थे हम लोग, और हमें लगा कि पत्रकारिता की पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसमें आपको क्रेडिट देता हूं मैं इस बात के लिए। बहुत बहुत। अब राजनीति में आ गया, पार्लियामेंट में चला गया, लेकिन उम्र तो कम ही है ना। वजन बढ़ गया, राजनीतिक वजन कह रही हूं मैं।